नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम अप्रैल माह के पहले सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। यह करंट अफेयर 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही रखा गया है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रखा गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 2025 में नेपाल में जेएनजी आंदोलन चला था, जिसके वजह से वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद एक्टिंग प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की और बाद में अब चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद बालेन शाह नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालेन शाह। इसे बालेंद्र शाह भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 35 वर्षीय बालेन शाह 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री है। नेपाल में जेएनजी आंदोलन के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई थी और यह नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव को दर्शाता है। बालेन शाह राजनीतिक में आने से पहले एक रैपर, इंजीनियर और युवा आइकन के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक, तो 35 वर्ष की उम्र में वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। 2025 में बड़े पैमाने पर जेएनजी आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई, जो नेपाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 5 मार्च 2026 को हुए आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। यदि हम बात करते हैं बालेन शाह का, तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं और यौन विकास में भिन्नता वाले खिलाड़ियों पर भाग लेने के लिए बैन लगाया गया है? ओलंपिक 2028 की यदि हम बात करते हैं तो ये लॉस एंजलिस में इसका आयोजन होने वाला है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक नई पात्रता नीति लागू है। इससे पहले ओलंपिक में ट्रांसजेंडर को अलाउ किया गया था, लेकिन इस बार 2028 में ट्रांसजेंडर को अलाउ नहीं किया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब केवल जैविक रूप से महिला ही इस श्रेणी में भाग ले सकेंगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित किया गया है हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन, तो इसका नाम है वायुबान। देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का नाम वायुबान है। यह एक स्वदेशी एयर लॉन्च इफेक्ट प्रोग्राम है, जिसे मुख्य रूप से हेलीकॉप्टरों से दुश्मन के ठिकानों पर निगरानी और सटीक आत्मघाती हमले के लिए डिजाइन किया गया है। यदि हम वायुबान की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, यह रोटरी विंग प्लेटफॉर्म से तैनात होने वाला स्वदेशी ड्रोन है। यह ऑटोनॉमस यानी कि स्वचालित तरीके से काम करता है और रियल टाइम वीडियो भेज सकता है। इसकी क्षमता 50 किलोमीटर से अधिक और उड़ान समय लगभग 30 मिनट होने की उम्मीद है। जीपीएस जैमिंग के दौरान भी यह काम कर सकता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं है। अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 साल बाद नासा के द्वारा मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस 2 इसका नाम दिया गया है। इससे पहले अपोलो 17 के द्वारा मानव युक्त चंद्र मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा। नासा का 50 वर्षों से अधिक समय के बाद चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन आर्टेमिस 2 के ओरियन अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हो गया है। इस रॉकेट ने 1 अप्रैल 2026 को शाम 6:25 EDT, ध्यान रखेंगे ये फ्लोरिडा के टाइम जोन है उसके अनुसार है, भारतीय समय अनुसार की हम बात करते हैं तो 2 अप्रैल करीब सुबह 3 बजे के आसपास लॉन्च हुआ था। कहां से लॉन्च हुआ? तो फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस दिन इस मिशन की हम बात करते हैं तो 10 दिन का मिशन है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री, इस अंतरिक्ष यात्री का नाम याद रखिएगा, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसन शामिल है। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स इसमें शामिल है, या अंतरिक्ष यात्री भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए 1968 से 1972 के बीच अपोलो मिशन से आगे बढ़कर इस मिशन में एक महिला और एक गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जीवन रक्षक, नेविगेशन और अन्य प्रणालियों का परीक्षण करेंगे। वे अंतरिक्ष यान के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा आपातकालीन प्रक्रिया का अभ्यास भी करेंगे और चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से की तस्वीरें लेंगे।
मिशन के उद्देश्य की हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है मानव युक्त चंद्र लैंडिंग के लिए प्रणाली का परीक्षण करना। देखिए नासा का अगला मिशन आर्टेमिस 3 की बात करें तो 2027 में लॉन्च होने वाला है और इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार ने 21 केरोसिन फ्री राज्यों या संघ राज्य प्रदेश में घरेलू उपयोग के लिए पीडीएस एवं चयनित पेट्रोल पंपों पर केरोसिन बिक्री की 60 दिनों की अनुमति दी है। ठीक, इससे पहले पेट्रोल पंप पे केरोसिन की बिक्री नहीं होता था। अब राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में 60 दिनों की अनुमति दी गई है। यह इमरजेंसी निर्णय किस कानून या नियम के तहत लिया गया है? ठीक, आपको पता होगा कि ईरान इजरायल युद्ध के मध्य आज वर्तमान पूरे विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। यहाँ हम क्रूड ऑयल काफी ज्यादा महंगे रेट में प्राप्त कर रहे हैं और समय पे प्राप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें काफी ज्यादा भी मारामारी हम देख रहे हैं। तो इसी के तहत केरोसिन बिक्री पर निर्णय लिया गया है ताकि आसानी से इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है ईंधन के रूप में। देखिए यह जो नियम है पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 के तहत लिया गया है। पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं पेट्रोलियम रूल 2002 केंद्र सरकार ने 21 केरोसिन फ्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में राशन की दुकानों और पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन की बिक्री का फैसला किया है ताकि एलपीजी की किल्लत के बीच घरेलू उपयोग जैसे घर में खाना पकाने और रोशनी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रख और बांट सकेगी। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां यह सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। ठीक, तो प्रत्येक जिला में 2 ऐसे पेट्रोल पंप का चयन किया जाएगा जहां पे केरोसिन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक जलवायु परिवर्तन के बीच भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता के आधार पर देशों को रैंक करता है, जबकि सोमालिया सबसे नीचे है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई वाली बुलेट ट्रेन शुरू की गई है? माल ढुलाई वाली, अभी तक हम नॉर्मल जो माल ढुलाई वाली ट्रेन की बात करते थे, मालगाड़ी की बात करते थे, वो नॉर्मल स्पीड 20, 30 या 50-60 की नॉर्मल स्पीड पे देखते थे। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो माल ढुलाई के लिए बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया है। जापान ने दुनिया की पहली विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए समर्पित बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा संचालित यह ट्रेन 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से माल पहुंचा सकती है, जो उच्च मूल्य और समय संवेदनशील वस्तुओं के लिए एक तेज और टिकाऊ विकल्प है। देखिए यदि हम भारत की मालगाड़ी की बात करते हैं तो इसका स्पीड वही 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहता है। वही हम नॉर्मल ट्रेन की बात करते हैं, एक्सप्रेस की बात करते हैं या सुपर फास्ट की बात करते हैं तो इसका करीब करीब 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहता है। तो ये नॉर्मल स्पीड है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार 2026 से गैड फालिंगटन को सम्मानित किया गया है। देखिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गैड फालिंगटन को प्रदान किया गया है। देखिए ये इस एबल पुरस्कार को मैथ के क्षेत्र में, गणितज्ञ के क्षेत्र में या गणित विषय के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तौर पर भी इसे जाना जाता है। देखिए संस्थान मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स ये बॉन जर्मनी में स्थित है, इसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो विश्व भर के उत्कृष्ट गणितज्ञों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो नाम याद रखेंगे, एबल पुरस्कार किसे दिया गया है तो गैड फालिंगटन को दिया गया है। कहां के रहने वाले हैं तो जर्मनी के रहने वाले हैं। आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा के पास पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनेगी? तो बन गई है वर्तमान में। ठीक, 1 अप्रैल को लॉन्च हो चुका है और इस तरह से वो चांद के सतह के पास पहुंच भी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। देखिए नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच आगामी आर्टेमिस 2 मिशन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रही है। साथ ही वे
उन चुनिंदा अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होगी जो 1972 के बाद पहली बार चंद्रमा के समीप पहुंचेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई देश बन गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बच्चों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार, अश्लील सामग्री, साइबर बुलिंग और लत से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। यह कानून 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है, जिसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी प्रमुख कंपनियों को सख्त उम्र सत्यापन नियम लागू करने होंगे। इसका उद्देश्य है डिजिटल खतरों से सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा शीतल देवी को यह सम्मान दिया गया है। देखिए भारत की शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 सम्मानित किया गया है। वैश्विक शास्त्रीय निकाय ने पिछले एक साल में इस खेल में उनके बेहतरीन प्रदर्शन और योगदान के लिए शीतल देवी को इस खिताब से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी ने पिछले साल दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला निहत्थे तीरंदाज बनने का गौरव हासिल किया। देखिए शीतल के नाम पेरिस पैरालंपिक में मिश्र टीम स्पर्धा में कांस्य पदक, साथ ही 2022 में एशियाई पैरा गेम्स और बैंकॉक में आयोजित 2023 एशियाई चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रजत पदक भी शामिल है। इसके साथ ही साथ अन्य पुरस्कार भी दिया गया है वर्ल्ड आर्चरी द्वारा। तो सबसे पहले आप इसे याद रखिएगा कि वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी को मिला है। इसके साथ ही साथ आर्चर ऑफ द ईयर तुर्की के एमिर खान हानी को दिया गया है। यंग आर्चर ऑफ द ईयर फ्रांस के बैटिस्ट एडिस को दिया गया है और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम दक्षिण कोरिया के पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम को दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा में शामिल हो गए। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? देखिए नीतीश कुमार बिहार में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले विधानसभा परिषद के सदस्य है। ये बिहार राज्य से संबंधित है। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत बिहार विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। एग्जाम में कई बार पार्टी को भी पूछ दिया जाता है, तो आप पार्टी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2027 का पहला फेज किस तारीख से शुरू हो रहा है? तो इसका पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है। यह भारत की 16वीं जनगणना होगा और 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है। पहले चरण में मकानों की सूची तैयार की जाएगी और आवास गणना की जाएगी और यह सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण, इसमें जनसंख्या गणना होगा, यह फरवरी 2027 में की जाएगी। देखिए यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इस डिजिटल क्रांति के जरिए 140 करोड़ से अधिक लोगों का सटीक डेटा एकत्रित करना इसका उद्देश्य है। शुभंकर प्रगति और विकास है। एम्बेसडर की बात करते हैं तो सुदर्शन पटनायक है। और एक चीज और बता दूं कि जनगणना 2027 में पहली बार, आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना भी हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही निशा मेहता को किस देश की स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है? तो निशा मेहता ये नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री बन गई है। हाल ही में नेपाल में नया सरकार बना है। यह नया सरकार बालेन शाह के नेतृत्व में बना है। देखिए निशा मेहता को 27 मार्च 2026 को नेपाल की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने एम्स नई दिल्ली से नर्सिंग में बीएससी की उपाधि प्राप्त की है। वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है जो हाल ही में हुए चुनावों के बाद सत्ता में आई है। उनकी नियुक्ति एक नर्सिंग पेशेवर के लिए शीर्ष नीति निर्माता पद पर पहुंचने का एक दुर्लभ उदाहरण भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। किस देश में प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक आयोजित की गई? तो देखिए यदि हम COP15 की बात करते हैं, यह COP15 प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित है। यह ब्राजील में संपन्न हुई है। कब हुआ? तो 23 से 29 मार्च 2026 तक ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन 30 मार्च 2026 को हो गया, जो भारतीय मूल के थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी की हम बात करते हैं तो यह सूरीनाम के राष्ट्रपति है। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम वर्तमान राष्ट्रपति जेनिफर सिमन्स ने चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन की पुष्टि की है। संतोखी एक इंडो सूरीनाम हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पूर्वज 19वीं सदी के दौरान बिहार से वहां जाकर बस गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी संस्कृत में ली। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। 67 वर्ष के संतोखी 2020 से 2025 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति रहे हैं। वह प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये। मियामी ओपन 2026 का एकल पुरुष खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? मियामी ओपन 2026 की हम बात करते हैं तो पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने अपने नाम किया है। देखिए, मुकाबला 29 मार्च 2026 को फ्लोरिडा के मियामी गार्डन्स स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला गया। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने चेक गणराज्य के जिरी हेलेका को 6-4, 6-4 से हराया है। वही महिला खिलाड़ी की हम बात करते हैं तो अरीना सबलेंका ने इस फाइनल में खिताब अपने नाम किया है। अरीना सबलेंका अमेरिका के कोको गॉफ को हराया है। यह उनका लगातार दूसरा मियामी ओपन खिताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिला किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 की हम बात करते हैं तो हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, दोनों खिलाड़ी को 20-20 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जफर इकबाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। ये अमरावती की हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश का राजधानी अभी हाल ही में बना है। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 14 अप्रैल 2026 को अमरावती में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर का उद्घाटन करेंगे। अमरावती क्वांटम वैली में विकसित यह परियोजना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोधना शिवानंद ने हाल ही में किस देश की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया है? बोधना शिवानंद की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल की है, ठीक। और किस देश की महिला शतरंज खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया है तो ये यूनाइटेड किंगडम देश की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है। बोधना शिवानंदा, इनका जन्म 7 मार्च 2015 को हुआ है। ये 11 वर्षीय भारतीय मूल की ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी है, जो अप्रैल 2026 में इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी। 2366 की फीडे रेटिंग के साथ उन्होंने 2025 में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया और 60 वर्षीय ग्रैंड मास्टर को हराकर इतिहास रचा। उन्होंने यूट्यूब से खेल सीखा है। बोधना का परिवार भारत से है, जो 2007 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से इंग्लैंड जाकर बस गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? तो देखिए, एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार राजस्थान राज्य को ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है। राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसमें प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा शामिल है। अगला क्वेश्चन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया है? पीएम कुसुम योजना ये ऊर्जा से संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है और इसे केंद्र सरकार के द्वारा 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, पीएम कुसुम की यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान इसका पूरा नाम है। इसका आधिकारिक शुरुआत 8 मार्च 2019 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को सोलर पंप लगाने, डीजल पंपों को सौर ऊर्जा में बदलने और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना की समय सीमा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर पंपों की स्थापना में हो रही देरी को दूर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप जीती? तो देखिए,
खेलो इंडिया ट्रैवल गेम की हम बात करते हैं तो इसमें कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। वही मेजबान छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये 9वें स्थान पर है। देखिए कर्नाटक इसमें 23 स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान पर है और वही कुल पदक की बात करते हैं तो 38 पदक कर्नाटक अपने नाम किया। इसमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है कुल 19 पदक के साथ, जिसमें 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक है। देखिए यदि हम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में हुआ है। यह इसका प्रथम संस्करण था और आने वाला दूसरा संस्करण की हम बात करते हैं या आगामी संस्करण की तो ये छत्तीसगढ़ में ही आयोजित होगा। इसका आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक हुआ। शुभंकर मोरवीर है। इसका अर्थ की हम बात करते हैं, मोर मतलब मेरा साहस। यह साहस और गौरव का प्रतीक है। आयोजक छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघ, तो ये सारे के सारे आयोजक है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।